बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव बहुत तेज़ी के साथ जारी है और मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि अमवात की शरह भी बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त पूरे मुल्क में मुतासरा केसेस की तादाद जो है वो 8600 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 181 अफराद इस मुहलिक वायरस के सबब ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये देखने में आ रहा है कि सेहतयाब मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है, जो कि ऑब्वियसली एक उम्मीद की किरण है उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस वायरस से गुजर रहे हैं, इस वायरस का शिकार हैं। और अगर सेहतयाब मरीजों की बात की जाए तो इस वक्त 2000 के करीब मरीज इस वायरस के बाद सेहतयाब हो चुके हैं और अपने अपने घरों में भी जा चुके हैं। अप्रैल के महीने में हमने दुगना इजाफा देखा है केसेस में, जिसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई है और अब रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 6000 के करीब टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिर जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से जो केसेस आइडेंटिफाई होते हैं वो फौरन से रिपोर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी आइसोलेट या क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया जाता है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा भी है और इस वक्त पंजाब में मजमूई तादाद आइडेंटिफाइड केसेस की 3700 क्रॉस कर चुकी है। कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में हमारे मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, चेयरमैन है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एडवाइजरी ग्रुप कोरोना का किस तरह से तश्कील दिया गया, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं क्या, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, और इस ग्रुप का रोल क्या है, किस तरह से ये एडवाइजरी ग्रुप काम कर रहा है? हाँ जी, जब भी कभी कोई नागहानी आफत आती है, चाहे वो फ्लड की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी बीमारी की फॉर्म में हो, तो आपको एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए होती है जो उसका एनालिसिस करे, उसके सद्देबाब के लिए हिदायत जारी करे। तो ये एडवाइजरी ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है। सही। पहले हमारे यहाँ जब डेंगू आया तो उस वक्त भी पंजाब हुकूमत ने एक डेंगू एडवाइजरी ग्रुप बनाया था। उसी फॉर्मेट पे अब एक सियाग के नाम से बनाया गया, कोरोना एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप। इसमें कुछ पल्मोनोलॉजिस्ट शामिल हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ के लोग शामिल हैं, मैं शामिल हूँ, जो कि मैं बराह रास्त इस किस्म की चीज़ों से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज़ तो मैं बच्चों का सर्जन हूँ, लेकिन क्योंकि इसको ओवरऑल जब लोग अकेले के लिए काम करते हैं तो वो टेलीस्कोपिक विजन में होते हैं। सही। उनको इंटीग्रेट करके एक पैलेटेबल फॉर्म में कवानीन बनाने, प्रपोजल्स बनानी और देखना कि कोई चीज़ ज़्यादा फोकस में ना आ जाए और उसके बदले में कोई ऐसी चीज़ को बाहर ना रखा जाए जो ज़रूरी है। तो एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो इन सबको मुनासिब तरीके से लेके चले। तो मेरा काम वो है बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइज़ करना। दूसरी इसमें सपोर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से सेक्रेटेरियल स्टाफ है, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, प्रोक्योरमेंट वाले आदमी हैं। सो एक बड़ा बैलेंस किस्म का ग्रुप बनाया गया। साथ ही ये इजाज़त दे दी गई कि आपको जब भी कभी किसी की एडवाइस की ज़रूरत हो तो आपको ऑप्ट कर सकते हैं। सो हम इनफ्रीक्वेंटली नहीं, हम बहुत फ्रीक्वेंटली और से लोगों को बुलाते हैं और उनसे मशवरे करते हैं। फिर जब हम कमिटीज़ बनाते हैं उसमें ये लोग शामिल नहीं होते, बाकी एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं, ताकि हम एक बैलेंस्ड प्रपोजल हुकूमत को। सर, तो ऑल ओवर पंजाब ये एक ही एडवाइजरी ग्रुप है जो इस पर काम कर रहा है, और इसके कितने मेंबर्स हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं? 12 मेंबर्स हैं, लेकिन हम वक्तन फ़वक्तन, जैसे मैंने कहा, और लोगों से मदद लेते रहते हैं। सही। और सर, जिस तरह से ये एडवाइजरी ग्रुप तश्कील दिया गया तो इसका कोई फ़ायदा सामने आ रहा है, बेनिफिशियल साबित हुआ है? और ये बनाया कब गया, जब पंजाब में केसेस इंटेंसिफाई हुए या जब पहला दूसरा केस आया तभी बना दिया गया? ये 22 मार्च को नोटिफाई हुआ था और मैं क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता तो 22 को मुझे टेलीफोन आया था कि हमें आपकी इस तरह ज़रूरत है, तो मैं वॉलंटरली फिर मैं इसमें शामिल हो गया। 23 मार्च को हमने अपनी पहली मीटिंग की थी और तब से हम तकरीबन रोज़ाना बिला नागा मीटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सा ऑफिस वर्क करने की ज़रूरत थी, जिसमें डिफरेंट SOPs और डिफरेंट एडवाइजरीज इशू करने की ज़रूरत थी। पहले हमने वो तश्कील दी है कि कौन सस्पेक्टेड केसेस होंगे, किन को टेस्ट किया जाएगा। और आपको पता है शुरू में टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ही कम थी, चंद 100 की थी, तो बड़ी केयरफुली करना था। हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों को भी बुलाया, उनसे भी बातचीत की कि ज़रूरत पड़ने पर वो हमें कितने बेड मुहैया कर सकेंगे। सो हमने एक स्टेप वाइज इंक्रीमेंटल पैटर्न पे पूरा निज़ाम बनाया कि बजाय इसके कि हम तमाम चीज़ों को बंद कर दें, हम आइडेंटिफाई करते जाएँ और जो ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जब हमारे नंबर्स रोज़ सुबह आके हम पहला काम ये करते हैं पुराने नंबर्स देखते हैं। सही। और उसके मुताबिक हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि आज की सूरत हाल ये है तो हमारे बेड ऑक्यूपेंसी ये है और इसके मुताबिक हमें कोई और चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं। सही। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है
वो अभी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और अभी यानी कि हमें होमवर्क कंप्लीट है गवर्नमेंट की जानिब से, और हम अभी फ़िलहाल उसके 10% के करीब भी नहीं है जो हमने तैयारी की हुई है, और अल्लाह ना करे कि हम 10% के करीब भी जाएं। सर जैसा कि आपने कहा कि इस एडवाइजरी ग्रुप का काम है प्रपोजल्स बनाना और इस तरह ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस भी दी जाती होंगी, किस तरह से रिकमेंडेशंस को तैयार किया जाता है, किन बेसिस पर तैयार किया जाता है, फिर रिकमेंडेशंस किसको पहुंचाई जाती हैं, फिर किस तरह से मेक श्योर किया जाता है कि इन रिकमेंडेशंस पर इम्प्लीमेंट भी? हाँ जी, बुनियादी तौर पे पंजाब में हेल्थ को 2 महकमे लुक आफ्टर करते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है और एक टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का। तो हम बुनियादी तौर पे टर्शरी हेल्थ के दफ्तर में बैठते हैं और वहाँ पर हम प्राइमरी वालों को भी साथ बुला लेते हैं, यानी कि मिलकर काम करें, एपिडेमियोलॉजी वालों को भी साथ बुला लेते हैं, फिर हम सारी सिचुएशन एनालिसिस करके तो वक्तन फ़वक्तन, जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा कि बड़ा एक शोर मच गया था कि रेसोचिन हर कोई खाना शुरू कर दे, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो उस पर फिर हमने एक एडवाइजरी इशू की थी। हमारा काम ये होता है कि हम तमाम इंटरनेशनल लिटरेचर को देख लेते हैं, हम बांट लेते हैं आपस में काम, अगले दिन सुबह जब आते हैं तो हम लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर शेयर करके फैसले कर लेते हैं। सो हमने उस पर एक लंबी डिस्कशन की और हमने कहा कि देखें अनसेफ है, इसमें नुकसान का ज़्यादा एहतमाल है, तो हमने उसी दिन एडवाइजरी इशू कर दी कि ऐसी कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि लोग ये इसका बेजा इस्तेमाल और फिर अस्पतालों पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। जितनी डेथ्स होती हैं हम उन सबको जाके ऑडिट करते हैं। सही, उनमें से आधी तो मैंने खुद जाके ऑडिट की है, देखने के लिए कि उसका डबल फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप देख लेते हैं मरीज़ों को सहूलतें कैसी मिल रही, दूसरा ये है कि डेथ खामखा में तो नहीं लेबल की जा रही कोरोना, किसी और सबब से हुई और फिर कोरोना की डेथ बताई। सबसे अहम बात ये है कि ये इन डेथ्स में ये देखा जाए कि क्या ये वो मरीज़ थे जो पहले से ही किसी वजह से बीमार थे और कोरोना एक फाइनल ब्लो साबित हुआ क्या, या ये कोई हेल्दी लोग थे, क्योंकि इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन सर अभी तक पाकिस्तान में यही देखने में आ रहा है कि जितनी भी अमवात हुई उनमें से मेजॉरिटी जो केसेस थे वो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले थे, कोरोना वायरस के सबब बहुत प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल अमवात हुई। ठीक, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीन। वालेकुम अस्सलाम। मतीन, आप क्या जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नमूर शौकत साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अर्ली तौर पर अगर किसी को इब्तदाई घर में किसी को यानी कि सस्पेक्टेड कोई पेशेंट हो जिसमें कोरोना के हवाले से कोई अलामात हो, तो किस तरह से हम उसको जज कर सकते हैं कि इसमें ये अलामात है और उसके लिए फर्स्ट एड के तौर पर क्या मेडिसिन या क्या ऐसा ट्रीटमेंट डॉक्टर जो है ना वो रेकमेंड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में घर में तो अद्वियात दी नहीं जा सकती, लेकिन शुक्रिया मतीन आपका। सर आपने सवाल हाँ जी, असल में देखें भाई, बात ये है कि कोरोना का इस वक्त जो असल झगड़ा है वो ये है कि एक तो डिपेंड करेगा कि वो साहब किस उम्र के हिस्से में है, उनकी अमूमी सेहत कैसी है, उसके मुताबिक उनका इलाज तजवीज़ किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे जो परेशानी की बात है कोरोना के लिए, परेशानी भी मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो हमें गौर करने की बात है वो ये है कि कोरोना बहुत से लोगों में एसिम्प्टोमेटिक हो सकता, कोई इसकी अलामात नहीं हो सकती, जबकि वो दूसरों को ये बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस चीज़ का देखना होता है कि मेरे घर के हालात में इसको दूसरों को मुंतकिल करने के इम्कानात क्या हैं। और इलाज तो शायद अगर एक यंग लड़का है या यंग बच्चा है, बच्ची है, तो उसका इलाज तो शायद बुखार के लिए पैनाडोल से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें उसकी कैफियत का इल्म होना इसलिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद ना बीमार होते हुए भी ये बीमारी दूसरों को मुंतकिल कर सकते हैं, वायरस आगे ट्रांसमिट। अगर उस घर में बुज़ुर्ग हैं तो वो बुज़ुर्गों को जब ये ट्रांसमिट होगी तो उनके लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। सो इस वजह से इलाज तो इतना ख़ास कोई अस्पताल में जाकर भी नहीं होगा, अगर उनको कोई और बीमारी नहीं है। घर पे तो पैरासीटामोल ली जा सकती है, लेकिन ये मशवरा मैं नहीं दूंगा कि आप घर पे ही रहें और टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि ये पता करना सबसे अहम है कि क्या उनको वाकई कोरोना है और क्या वो इसको दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि नहीं। सही। सर अभी हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, डॉक्टर सलमान है म्यू अस्पताल से, और वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ जी सलमान, आप क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो जो डेड बॉडीज के हवाले से कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, एक क्लियर हिदायत जारी करे, क्योंकि अभी तक जितनी भी डेथ्स हुई हैं उसके अंदर लोगों को सिर्फ एक वैक्सीन के बैग में बंद करके उनको बगैर किसी गुस्ल के फौरी तौर पे दफन कर दिया जाता है। पुलिस जनाजा कराती है और फैमिली को करीब नहीं जाने देते किसी भी तरह बॉक्स के। सही। और दूसरी चीज ये कि जो होम आइसोलेशन की पॉलिसी है, क्योंकि सिंध के आज एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा कि वहाँ 136 लोगों को उन्होंने
घरों पे आइसोलेट होने की इजाजत दी हुई है। तो पंजाब के अंदर होम आइसोलेशन की पॉलिसी कब शुरू की जाएगी ताकि जो डॉक्टर्स वगैरह मुतासर हो रहे हैं उनको हॉस्पिटल में ना दाखिल होना पड़े, वो अपने घरों में रह सके। ठीक, शुक्रिया सलमान आपका। सर, पहली बात तो ये कि डेथ्स के हवाले से तो वैसे ही एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि पॉलिथीन बैग में सिर्फ लपेट के और गुस्ल क्या दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? देखें, जहाँ तक बात है, ये चीज़ तो अब थाईलैंड से 2 रिपोर्ट्स हुई हैं जो परसों ही छपी हैं, जिसमें ये साबित हो गया कि डेड बॉडीज़ कैन इन्फेक्ट पीपल हु आर हैंडलिंग देम। ठीक है, ये तो साबित हो गया। अब अगर सर इसका कोई ड्यूरेशन भी है कि मौत के इतनी देर बाद तक ये वायरस एक्टिवेट रहेगा और उसके ज़्यादा ये सवाल इसलिए बेमानी हो जाता है कि तदफीन का अमल 24 घंटे में मुकम्मल हो जाता है और 24 घंटे तक वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अब उसके बाद का तो फिर कोई तदफीन के बाद स्टडी की जाए तो तभी पता लगेगा ना। तो अब होता ये है कि बेसिकली आप आवाम के लिए लार्जर बेनिफिट तलाश करते हैं किसी चीज़ में, आप रिस्क को कम से कम करते हैं। किसी भी चीज़ का ना आप रिस्क ज़ीरो कर सकते हैं और ना आप 100% एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक बारगेन अरेंजमेंट थी जो एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत की गई कि डेड बॉडी को अगर लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि वो नॉर्मल गुस्ल दें, वो नॉर्मल जनाजा पढ़ाएं। जनाजा तो देखें 144 नाफिस थी, सो जनाजे का तो तसव्वुर कोई नहीं था। लेकिन अगर डेड बॉडी उनको एज सच दी जाए तो आप सोच समझते हैं कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उनमें कितने लोग मुतासर हो सकेंगे। बिल्कुल। सो जहाँ तक बैग में बंद करना, इससे तो मुझे कतन कोई इख्तलाफ नहीं है, ये तो होना चाहिए। इवन जो एक्सीडेंट्स में जो शहदा की मैयत आती है वो एक कॉफिन में बंद होके आती है, उसको लोगों को बॉडी को हैंड ओवर नहीं किया जाता। सो ये तो एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक ताज़ीम भी होती है बॉडी की, और मज़हब में भी इसकी कोई ममानियत नहीं है कि अगर स्पेशल जो शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता सही, तो उसको तो कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं कोरोना के पेशेंट को भी अगर खुदा ना खास्ता मौत वाक़ई हो जाए तो गुस्ल नहीं दिया जा रहा। गुस्ल नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें ख़तरा कुछ और है। ठीक है। उसमें ख़तरा ये है कि जो लोग गुस्ल देंगे वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। सही। तो बात यह है कि ये तो चीज़ों को अगर आप मसाइल में कन्वर्ट कर लें तो वो तो कोई उसकी इंतहा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस में लिखें कि इसका मकसद क्या है कि लोगों की सहूलत है, किसी को पनिश करना और फैमिली के बेनिफिट में, किसी को पनिश करना या सज़ा देना या उनके मजहबी रुझानात से खेलना तो मकसद नहीं है। बिल्कुल। सो अगर इसको इस लाइट में देखें, हाँ ये दुरुस्त है, इस हद तक हमने ऑलरेडी रिकमेंड भी कर दिया है कि जनाजा पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि अब एक 6 फुट के फासले से हमने कांग्रेगेशन की भी इजाज़त दे दी, तो वो शायद मुनासिब एक बात होगी। ठीक। सर, इनका दूसरा सवाल ये था कि होम आइसोलेशन का आगाज़ पंजाब में कब किया जाएगा? सिंध ने इस हवाले से इकदाम कर लिए हैं। हाँ जी, सिंध ने इस हवाले से इकदाम कर लिए हैं। हमने पहले दिन, ये सलमान को तो पता ही है कि मैंने पहले दिन से ये प्रपोज़ल, मैं होम आइसोलेशन का बड़ा सपोर्टर था। सही। लेकिन एक ग्रुप में जब आप होते हैं, जब आप एक चीज़ में काम कर रहे होते हैं, तो आप अपनी राय को मुकद्दम नहीं समझ सकते, आपको बाय एग्रीमेंट चलना पड़ता है। तो एग्रीमेंट में हमारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले लोग थे और हमारे जो पल्मोनोलॉजी वाले लोग थे, उनका ख्याल ये था कि फ़िलहाल अभी क्योंकि हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है कि हम अपने वेरिएबल बढ़ाते जाएं। आपको पता है स्टेटिस्टिक्स में जितने वेरिएबल बढ़ते जाएं उतनी आपके डेटा की वैल्यू कम होती जाती है और आप कंफ्यूज होते जाते हैं। सो वेरिएबल्स को कम रखने के लिए, और नंबर भी कोई ज़्यादा नहीं था, तो ये किया। और अभी अस्पतालों में गुंजाइश तो बहुत पड़ी हुई है, लेकिन अस्पतालों की हद तक मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि मैं भी अस्पतालों के हक में नहीं हूँ। लेकिन बात ये होती है कि जब पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिसी लोगों के लार्जर गुड के लिए बनाई जाती है और उसमें अपनी ओपिनियन को आपको सेक्रीफाइस भी करना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि में गुंजाइश भी है तो इसलिए इसका इम्कान। और एक्सपो जो बन गया ना, वो अस्पताल भी नहीं है अब। एक्सपो वो सिंपल क्वारंटाइन सेंटर हो गया। तो इसके मतलब ये है कि हमारे पास इतनी गुंजाइश है जहाँ अस्पताल भी नहीं है और लोग भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब आप घरों में भेजेंगे तो घरों वालों भी तो इन्फेक्ट होंगे ना। बिल्कुल। तो ये तमाम तर जो इख्तियार है वो सबके बेनिफिट में है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से मजीद भी रहनुमाई हासिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत स्टूडियोज़ में हमारे साथ में मौजूद हैं और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन तो किया गया है, फिर इसको 30 अप्रैल तक मज़ीद भी बढ़ाया गया है, तीसरी बार इसको एक्सटेंड किया गया, लेकिन लोग अपने घरों में नहीं बैठ रहे। अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स को देखें तो उनके टाइमिंग्स तो मखसूस कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जब भी जाएँ
रश होता है उन टाइमिंग्स के दौरान, फिर सड़क किनारे राशन के लिए लाइंस लगी हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस लॉकडाउन को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है? एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से इस बात पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई? जी, हमारी रिकमेंडेशन तो ये थी कि लॉकडाउन की एक डेफिनेशन है और उसको एज सच इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो एक एडवाइजरी ग्रुप हैं, इम्प्लीमेंटेशन की लिम से हमारा ताल्लुक़ कोई नहीं है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे यहाँ एक तो तालीमी लेवल लोगों की उतनी नहीं है, और तालीम से मुराद मेरी ये डिग्रियाँ नहीं हैं, एक शऊर की बात मैं करता हूँ हमेशा। मैं तालीम की जब भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी लाइवलीहुड कमाने के लिए एजुकेशन है, ये अलहदा है। सही। ये तो एक स्किल है जो हमने एक्वायर कर, सिर्फ डिग्रियां हासिल मैंने ऑपरेट करना सीख लिया, आपने शो करना सीख लिया, किसी और ने छत डालनी सीख ली, तो ये एक अलहदा चीज़, इसका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तालीम वो है जो मुझे शऊर दे और मुझे सोचने की हैसियत दे, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी लो है। इसलिए कि अगर आप गौर करें तो हम सारे जो सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड है, हमारी बुनियादी तालीम तो मैट्रिक है, तो मैट्रिक में तो कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल खेल कूद के वापस आ जाते हैं आप। सो उसके बाद हमारी तालीम तो हो जाती है ख़त्म। तालीम है जो लोगों का बिहेवियर डिटर्मिन करती है। हेलमेट लोग वही चीज़ यहाँ चल रही है ना कि सड़क पे जा रहा होगा आदमी मोटर बाइक पे, हेलमेट उसने हैंडल के साथ बांधी होगी, जब पुलिस वाला नज़र आएगा तो सर पे रख लेगा, उसके बाद उतार के वहीं लगा देगा। बिल्कुल। तो बुनियादी चीज़ क्या हुई कि उसको ये यकीन ही नहीं है कि हेलमेट उसके फ़ायदे के लिए। सो लोग तभी काम करते हैं जब उनको ये यकीन हो कि जो ये कर रहे हैं उनके फ़ायदे में। सो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस पुअर एजुकेशनल लेवल हमारे लोग ये समझ ही नहीं पाए। हर कोई इसको अभी मजाक नहीं समझ रहे, अभी भी इसको एक मजाक ही समझा जा रहा है, और इसको और हर किसी को लग रहा है कि उस दूसरे को कोरोना हो गया, हमें तो हो ही नहीं सकता, हमें हो नहीं सकता। ये खैर एक ह्यूमन नेचर भी है कि इंसान यही समझता है, वरना दुनिया शायद ना चले। लेकिन हम लोग सीरियस नहीं हैं। बसों की छतों पे चढ़ के ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेनों की छतों पे चढ़ के ट्रैवल कर रहे होते हैं। लाहौर में जब अंडरपास बने तो बहुत से लोग छतों के ऊपर जा रहे थे और एक्सीडेंट से मर गए क्योंकि वो अंडरपास और अभी भी सर ऐसा हो रहा है। सो जिस कौम में ये एटीट्यूड्स हों वहाँ, लेकिन आई मस्ट एडमिट कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने इसको इसमें बिलीव किया, क्योंकि नॉर्मली तो आपको याद है यहाँ तो 1965 की जंग में लोग नीचे खड़े होकर जहाज़ों की लड़ाई देखते थे, जैसे ये तमाशा है। तो उस लिहाज से नॉन सीरियस है, तो उस लिहाज से मेरी एक्सपेक्टेशन से लोगों ने बेहतर बिहेव किया। और उस लिहाज से मैं जो देखता हूँ कि अनपढ़ लोगों ने, बिल्कुल लोअर सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर के लोगों ने भी मास्क पहने, इसलिए मास्क पहने कि इस हद तक उन्हें समझ आई। इससे ज़्यादा समझाया फिर कैसे जा सकता है? हाँ, ये हमारा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक दिन सर, दो दिन यहाँ में पर नहीं होगा। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, इस यहाँ से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर। जी वालेकुम सलाम। जी मुनव्वर, आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मास्क हम पहनते हैं, ये एक नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क है उसकी एज क्या है, जो N95 है उसकी एज क्या है, ये कितने घंटे या कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं? ठीक, शुक्रिया मुनव्वर आपका। सर, सर्जिकल मास्क और N95 इनका ड्यूरेशन क्या है? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आम पब्लिक के लिए N95 का कोई तस्वुर ही नहीं है। सो ये एक यही मैं बता रहा हूँ ना कि मीडिया ने, लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैला कर हमारे लोगों की जहनीत अजीब सी बना दी है। कुछ लोग N95 पहन के फिर रहे हैं सारा दिन, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। सो ना आपकी एबनॉर्मल एहतियात करने से कुछ होगा, और ना आप ये समझे कि ये वायरस आपको नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये वायरस ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है, ना औरत देखता है, ना आदमी देखता है, ना हिंदू ना मुसलमान, इन्होंने सबको होना। किसको नहीं होना? जो खुद को बचा लेगा, एहतियात जो कर लेगा। अब एहतियात ये है कि आप अपनी हाइजीन इम्प्रूव करें, जिसमें यह है कि ये वायरस इस मेज़ पे भी लगा हो सकता है, इस कागज़ पे भी लगा हो सकता है, और सबसे ज़्यादा सांस के ज़रिए से जब हम छींकते हैं या बात करते हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता, और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हमारे मुंह में से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो नज़र भी नहीं आते। बिल्कुल। कुछ लोग तो नज़र आ जाते हैं ना कि अगर कभी छींक आए तो आपको कोई उड़ती हुई चीज़ नज़र आ जाती है, लेकिन जब हम बात भी करते हैं तो हमारे मुंह से मुसलसल रतूबत एक छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में निकल रही होती है, और वो इतनी कम होती है कि ना आपको महसूस होगी। जब आपको महसूस नहीं होगी तो आपको एक फीलिंग होगी कि आप सेफ़ है। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो फ़्लाइट है, जो इसकी एबिलिटी है ट्रैवल करने की, वो अमूमन 6 फुट से ज़्यादा नहीं होती। सो अगर आप किसी आदमी से 6 फुट दूर है, और यही तस्वुर है, यही बार बार बताया जा रहा है, जो लोगों को समझ आना मुश्किल हो रहा है,
और वो नमाज कंधे से कंधा मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, और वो नमाज जनाजा भी कंधे से कंधा मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन तरावियां पढ़ना चाह रहे हैं। अभी ये भी बात बड़ी कंट्रोवर्शियल अब उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये इसलिए उनको कहा जा रहा है, इसमें किसी इबादत की नफ़ी मकसूद नहीं है, ना ही हो सकती है कि ये 6 फुट के फासले पर आप रहेंगे तो इम्कान ये है कि आप सेफ रहेंगे। हाँ, अगर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने और आपके मुकाबिल जो बैठे हुए हैं दोनों ने एक सर्जिकल मास्क पहने हुए हैं, तो आप दोनों महफूज रहेंगे। आप में से दोनों को N95 की ज़रूरत नहीं है। N95 एक प्रोफेशनल मास्क है जो उन लोगों को पहनना है जो उस वार्ड में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को पहनना है, और उस वार्ड में जिसमें कोरोना मरीज है, हॉस्पिटल में भी उस वार्ड में पहनना है जहां पर कोविड-19 जहां पे कोविड या सस्पेक्टेड कोविड का मरीज, उन लोगों ने पहनना है। वरना तो देखिए सारा साल हम वार्डों में काम करते हैं ना, तो मास्क डॉक्टर्स भी नहीं पहनते थे, अभी भी नहीं पहनते हैं। हालांकि असूलन ग्लव्स और मास्क कोई नई चीज़ नहीं है, ये होने चाहिए और ये सबको पहनने चाहिए। हाँ। सर, इस सवाल से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और आपने कहा कि लोगों ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर बिहेव किया है, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करें, वो ग्रुप जो बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है। ये वो लोग हैं जो टीवी भी नहीं देख रहे, सोशल मीडिया भी नहीं यूज़ करते और इन तक अवेयरनेस उस तरह से नहीं पहुँच रही। ये लोग बहुत रिलैक्स हैं और कल को यही सबसे बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे डेंगू आया था तो सर्विलेंस प्रोवाइड की गई थी, घर घर टीमें गई थी, बताया गया था, लोगों को गाइड किया गया था, तो इस मामले में भी कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी सर्विलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ जी, जहाँ तक आपका सवाल है ना सर्विलेंस का, तो सर्विलेंस दोनों बीमारियों की बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक, डेंगू एक ट्रांसमिसिबल डिजीज़ थी जो मच्छर के काटने से होती थी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव था मच्छर। वो जो सर्विलेंस जाती थी वो घरों में चेक करती थी कि पानी तो नहीं खड़ा, वो घरों में चेक करती थी कि टायर के अंदर, पुराने के अंदर पानी तो नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इनमें पानी रह जाता है और नज़र नहीं आता, तो इसमें मच्छर अफजाइश होगी और उस मच्छर को उन्हें मारना था। सो सर्विलेंस पॉन्ड्स थे, उसमें वो मछलियों का पोंग डालते थे ताकि वो मछलियाँ लार्वे को खा जाती हैं मच्छर के। अब सर्विलेंस का तस्वुर डेंगू में और कोरोना में, सर इसमें गाइडलाइंस मुख्तलिफ नहीं हो सकती? मैं गाइडलाइंस पे आ रहा हूँ ना। अब आपको एक आइडेंटिफाइबल एनिमी थी कि एक ख़ास किस्म का मच्छर अगर उस इलाके में होगा तो इम्कान है कि डेंगू फैलेगा। तो आपने कहा पहली बात यह है कि हम इस चक्कर में नहीं जाते कि ख़ास किस्म का मच्छर हो, हम कहते हैं मच्छर ही ना हो। सो हम ऐसी तमाम जगह ख़त्म कर देंगे जहाँ पे साफ़ पानी खड़ा हो और उसमें मच्छर की अफजाइश हो। सो ये एक अचीवेबल गोल था, आइडेंटिफाइबल गोल था। अब इसके अगेंस्ट आपकी प्रॉब्लम क्या है कि एक घर में 4 लोग हैं, जवान लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जिनको अलामात ही कोई नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप सर्वेलेंस में क्या करेंगे? वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको तो है, आप उनसे पूछेंगे जाके। सर अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सकती है। अवेयरनेस, हाँ, अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है इस वक्त हर लेवल पे, हर सोशल मीडिया, हर अखबार, हर टीवी, इवन मसाजिद में ये ऐलान पहले किए जाते रहे जब तक मस्जिदें बंद नहीं हुई, और मस्जिदें बंद करने का ये ख़ुद से बहुत बड़ा ऐलान है कि लोगों को पता लग जाए कि इसमें तो 5 वक्त लोगों ने जाना था, तो क्यों नहीं जा रहे। अब या आप खुद सोचें, जब किसी को कहा जाएगा आपने ये काम नहीं करना, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद हुए तो आपको बताया गया ना कि स्कूल क्यों बंद हुए हैं। सो ये एक फॉर्मल अवेयरनेस होती है और एक होती है इम्प्लाइड अवेयरनेस कि जब स्कूल बंद होगा तो उसको बताएंगे तो सही ना कि स्कूल क्यों बंद हो रहा। जब मस्जिद में नहीं जाएंगे तो उसको बताया जाएगा कि आप मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे। इसी तरह जब वो अस्पताल के किसी वार्ड में जाता है तो वो उससे पूछता है आपको खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, आप चाइना या ईरान से तो नहीं आए। सो ये एक अवेयरनेस है जो मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अवेयरनेस है कि आप लोगों के घरों में भेजें लोगों को, क्योंकि लोगों के जब आप घरों में भेजेंगे तो आपको तो पता है यहाँ पोलियो के कतरे नहीं लोग पिलाने देते, कत्ल हो गए उसके ऊपर, तो आपको कोई घुसने ही नहीं देगा, रेजिस्टेंस आ जाती है। रेजिस्टेंस और एक ग्रुप इसके एंटी खड़ा हो जाता है, एक एंटी खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अवेयरनेस के निज़ाम मुख्तलिफ हो जाते हैं मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स में। इसमें अवेयरनेस ये हो ही नहीं सकती कि इसमें सर्वेलेंस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ खांसी जुकाम नज़ला बुखार वैसे ही रहता है सारा साल, तो आप कैसे फ़ैसला करेंगे जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे। आपकी टेस्टिंग एबिलिटी लिमिटेड है फॉर 2 रीज़न्स। एक तो ये है कि कॉस्टली टेस्ट है, इसमें आपके 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। सही। तो आप दुनिया नहीं कर सकी अपनी आबादी के टेस्ट, तो आप कैसे करेंगे। दूसरी बात, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने दिन के बाद कर रहे हैं ये टेस्ट। कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जिनमें ये नहीं आएगा। वैसे टेस्ट की अपनी सेंसिटिविटी 70% है, सही। एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। एक्यूरेसी 70% है। सो आप जब टेस्ट कर लेते हैं फिर भी 30% को आप नहीं पकड़ पाते। सो सर्वेलेंस इसमें बाय नेचर एंड बाय डिफ़ॉल्ट पॉसिबल नहीं है। सही, ठीक।
प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और इस वायरस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका, लॉकडाउन को फॉलो किया जाए और बार बार जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उनको फॉलो किया जाए। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि बच्चे किस कदर प्रोन हैं इस वायरस को कैच करने में। आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले इकदाम किए गए गवर्नमेंट की जानिब से स्कूल्स को बंद किया गया। अभी भी स्कूल्स बंद हैं और 31 मई तक बंद रहेंगे। बच्चे किस कदर प्रोन हैं इस वायरस को कैच करने में, और लेकिन ये साथ साथ ये कहा जा रहा है कि बच्चे कैरियर्स हैं, ख़ुद तो शायद उस तरह से मुतासर नहीं हो सकते लेकिन आगे ये वायरस बड़ों में, एडल्ट्स में मुंतकिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये वायरस जैसे मैंने पहले भी कहा डिफरेंशिएट नहीं करता, ना आपकी उम्र में, ना आपके जेंडर में, ना किसी और चीज़ में। सो बच्चे मुतासर इस हद तक कि वायरस उन तक पहुंच सके वो तो उस हद तक ही हो सकते हैं जितने एडल्ट्स हो सकते हैं। सो एवरीबडी कैन गेट दिस वायरस। लेकिन बच्चे लकीली जो कि अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्यों, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन चाइना और उसके बाद भी बाकी दुनिया में भी बच्चे समहाउ इस वायरस से बहुत मुतासर नहीं होते। केसेस कम, लेकिन जो हुए मुतासर वो किस वजह से हुए? वो हुए अब जैसे कुछ बच्चों की डेथ हुई इंटरनेशनली, हमारे यहाँ तो नहीं हुई। हमारे यहाँ तो सिर्फ 9 के 10 बच्चे लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए और कुछ डीजी खान में वो जो ज़ायरीन में आए उनमें कुछ बच्चे थे। लेकिन इंटरनेशनली जो डेथ्स हुई वो ये थी कि वो बच्चे पहले से डिजीज़ थे। कुछ बच्चे थे जो ट्रीट हुए थे फॉर सर्टन कैंसर्स, उनको कीमोथेरेपी मिली थी तो उनकी इम्यूनिटी डिसऑर्डर था। कुछ बच्चे थे जो किडनी फेलियर में थे, कुछ लिवर फेलियर में थे। लेकिन 2-4 डेथ्स हेल्दी बच्चों की 15-20 साल की उम्र में और 1-2 छोटी उम्र में भी यूके में रिपोर्ट हुई हैं। सो विच इज़ इसको हम टेक्निकली आउटलायर कहते हैं कि मतलब ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। सो एक्सेप्शनल केस है और उसको अभी वो फर्दर डिटेल देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें, जबकि बच्चों में निमोनिया और छाती की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये था कि हम बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करें। और बच्चे जो इमरजेंसी में आ रहे हैं वो तो छाती की इन्फेक्शन या निमोनिया से आते हैं, लेकिन हमें पता है कि मेजॉरिटी में वो कोविड नहीं होगा। तो इसलिए फिर हमने वो इमरजेंसी मेजर्स इमरजेंसी में सारे बच्चों की हॉस्पिटल्स में भी लिए कि बच्चों को ट्रीट ऐसे ही किया जाए कि कैरियर आ रहे हैं ताकि वो हॉस्पिटल के स्टाफ को स्प्रेड ना करें। लेकिन जो ही शक हो, तो जैसे मैंने बताया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में टोटल 9 पेशेंट्स एडमिट हुए थे जो कोविड पॉजिटिव थे और उनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं हुआ, किसी को क्योर भी हो गए, बल्कि आज भी अभी कुछ से पहले की खबर है कुछ बच्चे डिस्चार्ज भी हुए। आधे बच्चे इनमें से डिस्चार्ज हो गए और आधे अभी अपना टाइम पूरा कर रहे हैं जो क्वारंटाइन। सर, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हबीब। हेलो, वालेकुम सलाम। हबीब, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जो सेहतयाब हो जाते हैं पेशेंट, ये किसी खास मेडिसिन से या वो मेडिसिन जो नहीं सेहतयाब हो सकते उन पे क्यों नहीं इफेक्टिव होती? सही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी तक कोरोना का कोई इलाज नहीं है। इससे मुराद ये होती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बीमारी की वजह से पैदा होती हैं, जिनमें रेस्पिरेटरी निमोनिया है, और एक आम में ज़बान में निमोनिया कह रहा हूँ, तो उस पर भी बहुत टेक्निकल वजूहात आ रही हैं कि क्या एक्चुअली होता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और वो बाज़ औक़ात वो मसनूई सांस के लिए वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। तो वो सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सही, वो कोरोना का इलाज नहीं है। सो एक स्टेज ऐसी आती है जब कोरोना का इलाज अहम नहीं रहता, उसकी वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों का इलाज किया जाता है। एक्चुअली कोरोना का ऐसा सर, वो पेचीदगियाँ क्या हो सकती? वही मैं बताया, सांस की तकलीफ कि आपके फेफड़े काम करना बंद करते हैं, फिर अल्टीमेटली आपके डिफरेंट ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं, जिसमें ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स चलते हैं अगर पेशेंट सरवाइव कर जाए, या ये क्योर हो जाता है? देखिए, ये तो लंग्स में फाइब्रोसिस का एलिमेंट बिल्कुल हो सकता है, कुछ ना कुछ रेजिडुअल डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन कोरोना क्योंकि एक नई बीमारी है, लॉन्ग टर्म अभी स्टडीज़ तो कोई अवेलेबल नहीं है। सो कोई भी नहीं कह सकता कि कोरोना के नताइज 10 साल बाद या 4 साल बाद क्या होंगे। सो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो हमें अगले चंद साल में पता लगता रहेगा। हो सकता है कि बहुत सी बीमारियाँ रह जाएं और उनके असरात जिस्म में रह जाएं, लेकिन अमूमन वायरल इलनेसेस के बाद कोई बहुत सीरियस इशू नहीं होता। और ये 80% आबादी जिनमें ये नॉन सीरियस इन्वॉल्वमेंट है या एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें तो हम उम्मीद नहीं करते कि किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होगा।
ठीक। सर, इस सवाल से पहले हम बच्चों पर बात कर रहे थे कि बच्चे कैरियर्स हैं, लेकिन उनके लिए पूरी पूरी एहतियात की जा रही है, और चिल्ड्रन अस्पताल में भी कुछ पेशेंट्स थे, बच्चे थे, क्योर हो गए। बच्चों के लिए एडिशनल एहतियात क्या हो सकती है, क्योंकि बच्चे आजकल घरों पर हैं, लेकिन शाम के टाइम ये देखने में आ रहा है पार्क्स में जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। असल झगड़ा तो वही आ गया ना जी कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान शायद दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ 3 जनरेशन एक घर में रहती हैं। सबसे ज़्यादा नंबर परसेंटेज दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान में है जहाँ 3 जनरेशन एक घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली में भी 3 जनरेशन, मतलब दादा भी हैं, वालिद भी हैं, बच्चे भी हैं और बच्चों के बच्चे भी हैं। सो बात यह है कि इन बच्चों को तो शायद कोई अलामात भी ज़ाहिर ना हों, लेकिन असल मुसीबत यह है कि जब ये बच्चे बाहर से वो वायरस घर में ले आएंगे, और जैसे हमारे यहाँ एक अच्छा फैमिली सिस्टम है कि बच्चों को बुजुर्ग प्यार भी करते हैं, उन्हें गोद में भी लेते हैं, चूमते भी हैं, तो उस सिलसिले में फिर इस वायरस की ट्रांसमिशन उस मार्जिनलाइज पॉपुलेशन की तरफ हो जाएगी, और वो अनफॉर्चुनेटली एक हमारे लिए ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनमें ये सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, यही वो लोग हैं जिनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो ये एक मसला बच्चों की वजह से आ रहा है, जिस वजह से स्कूल्स को बंद करने का मकसद भी यही था, और जो हिदायत दी जा रही हैं कि बच्चों को बाहर ना जाने दें, वो भी मकसद यही है कि बच्चे तो शायद ख़ुद से बीमार नहीं होंगे, लेकिन वो बीमारी की फैलाव का एक बहुत बड़ा सबब बनेंगे। ठीक सर, बहुत से ममालिक में देखा गया है कि इस वायरस ने जब अपनी पीक देखी है उसके बाद नंबर स्टेबल हो गए हैं और अब उस तरह से ट्रांसमिशन नहीं हो रही, केसेस में उतना इजाफा नहीं देखने में आ रहा। पाकिस्तान के मुतालिक भी यही कहा जा रहा है कि 10 से 20 मई का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वायरस अपनी पीक देखेगा, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाएंगे, केसेस भी उस तरह से नहीं बढ़ेंगे और ट्रांसमिशन भी स्लो हो जाएगी। ये बात किस बेस पर की जा रही है? ये बात इस बेस पर की जाती है कि जैसे ये वायरस तो मुसलसल फैल रहा है, और हमें पता है कि 80% लोगों में इसकी कोई अलामात नहीं है, और इसका सबूत हमारे पास ये है कि जब हमने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई तो आपने ये देखा पॉजिटिव नंबर बढ़ने शुरू हो गए। 4 अप्रैल के बाद एक दफ़ा नंबर बहुत ऊपर गए, इसलिए कि ये नहीं कि फैलना तेज़ी से शुरू हो गया था, इसलिए कि हम डिटेक्ट तेज़ी से करने लग पड़े थे। सो वो वायरस तो अपनी जगह फैल रहा है, लेकिन ये तकरीबन पैटर्न ये देखा गया कि इसको हम कहते हैं कि कम्युनिटी में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है कि अब वो वायरस फैलना था, लेकिन वो फैलेगा कैसे कि आपके पास तो पहले इम्यूनिटी है, सो आप उस वायरस को रिजेक्ट कर देंगे। आप हर्ड इम्यूनिटी का समथिंग लाइक दैट। आई डिडंट वांट टू यूज़ द टर्म हर्ड, क्योंकि हर्ड एक टेक्निकल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप क्योंकि वो बात कर रही थी ना ग्राफ की, तो ग्राफ इसलिए फिर स्टेबल हो जाता है कि अब नए लोग रिक्रूट नहीं हो रहे, ससेप्टेबल लोग कम हो गए जिनको वायरस हो सकता था, इन्फेक्टेड लोग बढ़ गए, तो वो जब एक सर्टेन लेवल पे चले गए तो मजीद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है जिनको वो वायरस ट्रांसफर कर सकें। इन्फेक्टेड का इलाज हो रहा है, जो सस्पेक्ट्स थे उनको वो तो नेचुरल क्योर है ना मोस्टली, और बाकी कुछ इलाज हो रहा है, और जब वो नेचुरली क्योर हो जाते हैं तो वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। ये जो हम रिकवर्ड कह रहे हैं, ये हम यही कह रहे हैं कि ये इस एपिसोड से होकर निकल आए हैं, और अब इनकी बॉडी में एक एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जिन पे दोबारा वायरस हमला नहीं करना असूलन चाहिए। लेकिन अब रिसेंटली कुछ रिपोर्ट साउथ कोरिया से और चाइना से भी आ रही हैं कि लोग दोबारा से भी इससे मुतासर हो रहे हैं। सही। तो सर, वो जो दोबारा से मुतासर हो रहे हैं, वो वायरस दोबारा से एक्टिव हो जाता है या वो दोबारा इस वायरस से एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट से? नहीं, वो बेसिकली वायरस एक्टिव तो नहीं होता, वो वायरस तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या, जैसे आपको पता है वायरसेस जो हैं ये अपने अंदर मामूली तब्दीलियाँ करते रहते हैं। सो अब ये चीज़ एक है कि क्या वो छोटी सी मामूली तब्दीली है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक नहीं हुए, वो सिर्फ पॉजिटिव हुए, जिसका मतलब उनकी बॉडी में वायरस मौजूद पाया गया है, लेकिन वो उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सका। सो इसमें छोटी मोटी म्यूटेशंस होती रहेंगी, और जैसे मैंने बताया ये कोई, तो यानी ये बात सर ठीक है कि वायरस मुसलसल म्यूटेट हो रहा है, पाकिस्तान में इसकी कोई और शक्ल है, अमेरिका में कोई और शक्ल है, यूरोप में और इसकी शक्ल। अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, अभी तक 2 वेराइटीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं, एक एल टाइप और एक एस टाइप। एस टाइप ज़्यादा कम ख़तरनाक है और एल टाइप ज़्यादा ख़तरनाक है। तो क्या सराई ये है कि अमेरिका में और यूके में और मोस्ट ऑफ द यूरोप में वो टाइप वो है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जबकि पाकिस्तान इंडिया में मुकाबलतन कम। लेकिन देखें, जैसे आपने कहा अभी हमारी पीक नहीं आई, पीक का पता तो आपको तभी लग सकता है ना जब पीक आ जाए। सही। अभी तो आपका कर्व एक स्टेबल चल रहा है, एक रेगुलर चल रहा है, और कोई एक्सपोनेंशियल भी नहीं बढ़ा लेकिन नीचे भी नहीं आया। सो हम कह ही नहीं सकते। जब ये नीचे जाने लगता है तो कैलकुलेशन ये है, जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जो प्योर मेडिकल मॉडल नहीं है, जो मैथमेटिकल मॉडल हैं, क्योंकि हर चीज़ में मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व होती है। सो मैथमेटिकल मॉडल्स ये कहते हैं कि तकरीबन 100 दिन के बाद इसकी पीक अचीव होती है। सही। सो 26 फरवरी को हमारा पहला केस आया था। सो मिडल ऑफ मई के जो डेट दी जा रही है वो इस चीज़ को जहन में रख के दी जा रही है कि दुनिया में तकरीबन पीक 100 दिन पे अचीव होती है। सही। सो अगर ये वैसे ही चला
तो हमारी पीक तकरीबन 100 दिन पे आई। यानी कि दूसरों के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि दुनिया में चीज़ें तो अमूमन साइंस के मुताबिक ही चलती हैं ना। सर, देखने में आ रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत मुतासर हुए। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे थे जो ऐसे पेशेंट्स को देखते हुए इस वायरस के साथ एक्सपोज हुए। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 120 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो मुतासर हुए। ग्रुप की जानिब से जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, डॉक्टर्स की सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स की जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर करने के लिए कोई रिकमेंडेशंस अभी तक दी गई? जी बिल्कुल। पहले दिन ये 23 मार्च को हमने जो बनाया था वो ये था कि हमने इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ब्रॉडली डिवाइड करके बता दिया था कि देखें इस लेवल पे जो कोई काम कर रहा है, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते कि वो डॉक्टर है या नर्स है या पैरामेडिकल है या जैनेटर है। जो इस एरिया में काम कर रहा है उसके लिए कोड ये है, जो लेवल 2 में काम कर रहा है उसके लिए कोड ये है, और वहाँ वो N95 जो आपका पहला सवाल था वहाँ वो देने थे। और जो लेवल 3 जिसमें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वहाँ वो पूरी PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दी जाती है वो दी जाती है। देखिए असूल जो समझने की बात है वो ये है कि आप ये सब कुछ करके भी ज़ीरो रिस्क नहीं कर सकते। इटली में, UK में, USA में मेडिकल केयर टेकर्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे लेकिन हम एहतियात कर सकते हैं। हाँ, एहतियात हम कर, वो हमने पहले दिन तदाबीर बना दी और वो हमने इंश्योर भी किया, क्योंकि टाइम स्केल इतना कम था तो हुकूमत की एक रिक्वायरमेंट थी कि फ़ौरी तौर पर आप ना इतनी चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं ना पहुंचा सकते हैं। तो तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को पैसे रिलीज़ कर दिए गए 25 मार्च को कि वो ये चीज़ें ख़रीद लें। फिर उनको एक रिलैक्सेशन दी गई कि अगर उनको महंगी भी मिल रही हैं तो वो ख़रीद लें, क्योंकि यू हैव टू हैव फेथ इन पीपल। और ये भी कह दिया गया कि इस पर आपकी बासपुर्स भी नहीं होगी अगर आपने महंगा ख़रीदा है। जिस तरह एक पब्लिक मनी के स्पेंड करने के तो बहुत से रिक्वायरमेंट्स हैं ना कि आपको देखना पड़ता है। अब मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में रहा हूँ तो आपको बहुत मुश्किल से पैसे खर्चने होते हैं, लेकिन इसको हमने इसकी ग्रेविटी देखते हुए ये भी अलाउ कर दिया कि इसमें आपकी वैसी पूछ गिछ नहीं होगी। हाँ, ये मुमकिन नहीं है कि सब लोगों ने 35 रुपये का ख़रीदा हो और आप 506 रुपये का ख़रीद लें, ये तो मुमकिन नहीं है। इतना लंबा गैप इतना, हाँ, लेकिन छोटी चीज़ों में पूछ गिछ नहीं होगी। ठीक सर, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में वायरस क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, हमें क्या करना है, कितना डरना है इस वायरस से और कितनी एहतियात करनी है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे नज़दीक सबसे अहम सवाल है। वायरस तो वही कर रहा है जो उसने करना है सारी दुनिया में और वही करेगा। पहली बात ये, हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये वायरस है, इसकी ना कोई मजहबी हैसियत है, ना ये हमारे ईमान को जानता है, ना ये हमारे मुल्क को जानता है, ना इसका गर्मी से कोई ताल्लुक है। लेकिन ये सबको मुतासिर करेगा। ये सबको मुतासिर करेगा। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे गर्मी हमसे भी ज़्यादा थी वहाँ इसने वो तहलका मचाया कि जिसका हिसाब नहीं है। सो हमें मफरूज़ों से दूर रहना। उसके बाद आप व्हाट्सएप से जितना बचें उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ तो अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है जो जिसका दिल करता है। सोर्सेस हो। हाँ, लीमू की pH उन्होंने 8.8 और ये मुसलसल आपको आ रहा है, जबकि लीमू की pH 2 होती है। तो कोई कहता है इसको एसिड से मारना है, कोई कहता है इसको हीट से मारना है, कोई कहता है इसको स्टीम से मारना है। ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान नहीं देती उसके करने में हरज कोई नहीं। सो मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कोई हरज नहीं अगर आप पानी पिएं, अगर आप स्टीम भी लें तो ये गर्म पानी का भी कहा जा रहा है, पी लें तो ये तो चाइनीज़ सारी उम्र से पी रहे हैं और वो दे हैव बेटर हेल्थ इंडिकेटर्स। सो ऐसी चीज़ों का तो कोई हरज। लेकिन जहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ कहे जो सरेदस्त आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद नहीं, उससे बचें। दूसरी बात, हमें इसको अकल से हैंडल करना है। अकल क्या है? मैं आपके दफ्तर आया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपने एक गेट लगाया जिसमें आप कह रहे हैं हम लोगों को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। इसके गेट की कोई अहमियत नहीं, ना इसका कोई फ़ायदा है ना इसका सर, लेकिन कपड़े तो डिसइंफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन तो आप अपने मुंह से दे रहे हैं। अगर मैं हाथ पे छींक मार के यहाँ रख दूं, सर हमारे ऑफिस में तो मास्क भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रोजाना ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं, जगह जगह सैनिटाइजर्स लगे हैं। मास्क ठीक है, सैनिटाइजर ठीक है, ग्लव्स ठीक है, लेकिन इस गेट का कोई अहमियत नहीं है। ठीक। सो हमें ऐसा मैसेज लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही पैसे कम होते हैं तो हम अपने पैसे ज़ाया नहीं कर सकते। और हमने इस पर एडवाइजरी इशू की है तमाम हुकूमत के महकमों को कि गेट मत लगाएं। दूसरी बात आ गई कि लोगों ने क्या करना है। अब लोगों ने ये करना है जो आपने बताया, लास्ट मिनट है, इसको जल्दी से सैनिटाइजर, ग्लव्स, सफाई का ध्यान करें, लोगों से 6 फुट दूर रहें, ये आप कर सकते हैं। और बाकी आप अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी कोशिशें कबूल हों और हम इस वबा से बचे रहें। हुकूमत ने जो करना है वो ये है कि इसके ट्रेंड देखने हैं जो हमारे रोज़ सुबह बैठ के देखते हैं। हमने क्या करना है, रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं। अब हम कम्युनिटी में 10,000 टेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता लग सके कि वो एसिम्प्टोमेटिक लोग कहाँ हैं और कौन है और कैसे हम उनसे फैलाव को रोक सकते हैं।
टेस्टिंग कैपेसिटी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बेड हमने ऑलरेडी अरेंज कर लिए हैं, कोई लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ सोचें कि जब कोई फैसला घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात लाजमी है, घबराने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ सोचें कि अगर हुकूमत को फैसला करती है तो वो आपकी बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए करती है। उसको आपको थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन उस तकलीफ को ये ना समझे कि कोई नाअहली है या कोई आपसे बदला ले रहा है। सही, ठीक। और अब तक जितने भी हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए हैं वो हम सब के बेनिफिट में किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत स्टूडियोज़ में आज हमारे मेहमान थे और बड़े मौसर अंदाज में सबकी रहनुमाई की। आप सबसे जाते जाते वही गुजारिश, लॉकडाउन को फॉलो करें और जो एहतियाती तदाबीर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से डेली बताई जाती हैं और जगह जगह मीडिया पर बताई जा रही हैं उन पर अमल पैरा हों, ताकि हम सब अपने आप को और अपने से मुंसलिक जो लोग हैं उनको महफूज बना सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।